दोस्तों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे। एक देश के गणतंत्र होने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अब जो भी शासन व्यवस्था होगी, यानी राज्य का जो भी अध्यक्ष होगा, वो वंश के हिसाब से ना होकर निर्वाचित होगा। यानी कि मोनार्की जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता है, गणतंत्र इसके उलट है। गण का मतलब लोग और तंत्र यानी कि सिस्टम। वर्ड रिपब्लिक जो आया है वो लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि पब्लिक का है, समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद पीपल। तो एक देश के गणतंत्र होने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। राज्य के जो अध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत रूप से न होकर बल्कि निर्वाचित होंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र हो चुका था, लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत क्या था, यानी आजादी से पहले के भारत को हम कॉलोनियल इंडिया कहते हैं या औपनिवेशिक भारत कहते हैं। और ब्रिटिश राज से पहले का जो भारत था उसको हम प्री कॉलोनियल इंडिया यानी कि पूर्व औपनिवेशिक भारत के नाम से जानते हैं। और देश के आज़ाद होने के बाद भारत को पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के नाम से एड्रेस किया जाता है, यानी उत्तर औपनिवेशिक भारत। और संविधान लागू हो जाने के बाद भारत एक गणतंत्र हो गया था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जब भी आपकी बुक में प्री कॉलोनियल इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया और कॉलोनियल इंडिया जैसे वर्ड आए तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूं। ब्रिटिश राज के आने से पहले भारत एक प्री कॉलोनियल इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि पूर्व औपनिवेशिक भारत। और ब्रिटिश राज आने के बाद, यानी जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उसको हम कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत के नाम से जानते हैं। और आज़ाद हो जाने के बाद और संविधान लागू होने के बाद हम पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, यानी उत्तर औपनिवेशिक भारत। और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया ही वास्तव में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन बनकर तैयार हो जाने के बाद भी इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अलावा एक और इतिहास है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 तक ब्रिटिश भारत से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में तिरंगा लहराया गया, नारेबाजी की गई और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और 15 अगस्त 1947 से पहले तक 26 जनवरी को ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसी पूर्ण स्वराज दिवस के मनाए जाने के कारण 26 जनवरी का एक विशेष इतिहास होने के कारण संविधान को भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। जबकि इसके कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के तैयार हो जाने के दौरान ही लागू कर दिए गए थे। मूल संविधान में, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माताओं ने हमें दिया था, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची और 1 प्रस्तावना थी। लेकिन वर्तमान में कुल 25 भाग, 12 अनुसूची, 1 प्रस्तावना और 105 बार इसको संशोधित किया जा चुका है। भारतीय संविधान को बनाने में कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए आया था। और इस संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, जिसमें 389 मेंबर्स थे। और इन 389 मेंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ एक्टिव मेंबर्स में से थे। संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अंततः वो संविधान एक बुरा ही संविधान साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः वो संविधान एक अच्छा संविधान साबित होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि दिस इज इजी टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन इट। बहुत आसान है एक संविधान को बनाना, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस संविधान को चलाना। पूरे देश को एक व्यवस्थित रूप से, एक अनुशासन के रूप में चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास एक संविधान का होना, एक सुप्रीम लॉ का होना, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। और एक लिखित संविधान, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा मेथड है जो कि सरकार पर नियंत्रण बनाकर रखता है। इसके अलावा लोकतंत्र की सफलता के लिए भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही वर्क्स का डिवीजन यानी कार्यों का विभाजन किया गया होता है। और हर एक सरकार की सीमाओं का निर्धारण किया गया होता है, हर एक संस्था की सीमा का निर्धारण किया गया होता है कि वास्तव में किसी भी सरकारी संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किन सीमाओं में, किन दायरे में रहकर अपना काम करेगा। और संविधान ही एक ऐसा मेथड है जो कि सरकार पर नियंत्रण रखता है कि सरकार
निरंकुश ना होने पाए, यानी मनमाने ढंग से अपने सारे कामों को अंजाम ना दे पाए। किसी भी देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के साथ साथ बहुत जरूरी है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना, क्योंकि जब भी जुडिशरी अपने जजमेंट्स को सुनाती है तो वो एक सुप्रीम लॉ के अनुसार सुनाती है, जो कि उस देश का संविधान होता है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय जब किसी भी मामले पर अपना निर्णय देता है तो वो वास्तव में एक बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देता है कि वास्तव में संविधान इस संबंधित मुद्दे के संबंध में क्या प्रावधान रखता है, और क्या कोई भी ऐसा एक्शन किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं लिया जा रहा जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। जुडिशरी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ एक लिखित संविधान का होना भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ पावर पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। 73वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आज इस वीडियो को शूट किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और एक भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो पाए।